Hello students, we will continue further with electrostatics. Okay. In the previous lecture what we had looked at was we had looked at electric flux. हम लोगों ने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो मेजर करता है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आइदर गोइंग इनटू द वॉल्यूम और कमिंग आउट ऑफ द सरफेस. ओके, कितनी फील्ड लाइन सरफेस के अंदर जा रही है या सरफेस के बाहर निकल रही है. हमने ये भी कहा था एंड में कि व्हेन यू हैव अ क्लोज सरफेस, ओके, मान लो एक चार्ज Q1 इट इज इनसाइड द सरफेस एंड Q2 इट इज आउटसाइड दिस वॉल्यूम, आउटसाइड दिस सरफेस. ओके, so Q1 will contribute to the flux, Q1 will produce flux. So flux due to Q1 will not be equal to 0. But ये Q2 क्या करेगा, Q2 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी होंगी. सो जितनी फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी उतनी फील्ड लाइंस इस वॉल्यूम के बाहर भी तो निकल रही है. तो ऐसे केस में आई कैन से दैट फ्लक्स प्रोड्यूस बाय Q2 will be equal to 0. It will not contribute to flux, will not contribute to the flux through the closed surface. Okay, through the closed surface. Now closed surface important क्यों है पता है? The reason is because मान लो आपका सरफेस ऐसा कुछ है, ऐसे ओपन सरफेस है, यहां से ये ओपन है. ओके, तो now when you have this, okay, यहां से let's say you have a charge over here, यहां से ये चार्ज मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सारे डायरेक्शंस में निकलेंगी. सो इफ यू फोकस ऑन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहां से ये सरफेस के अंदर तो आ रही है बट बाहर जा ही नहीं रही है ना. द रीजन इज बिकॉज कि बाहर की बाउंड्री तो डिफाइंड ही नहीं है. तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में लेट्स से इफ दिस चार्ज इज Q, फ्लक्स प्रोड्यूस्ड, फ्लक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0. सॉरी, फ्लक्स विल नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज फ्लक्स 0 कब होता है? व्हेन नंबर ऑफ लाइंस विच आर गोइंग इनटू द वॉल्यूम आर इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस विच आर कमिंग आउट. ओके, जो यहां पे दिख रहा है कि सरफेस के अंदर ये लाइन जा रही है एंड यहां से ये सरफेस के बाहर निकल रही है. बट इफ यू कम ओवर हियर, यहां पे आप देखो यहां से ये लाइन अंदर तो जा रही है बट इसकी बाहर की बाउंड्री फिक्स्ड ही नहीं है ना. मतलब ये यहां से ऐसे निकल रही है बट देयर इज नो बाउंड्री ओवर हियर. सो बिकॉज देयर इज नो बाउंड्री ओवर हियर वी कैन नॉट से कि वो लाइन बाहर निकल रही है, ऐसा हम कह ही नहीं सकते. ऐसा भी हो सकता है बाहर की बाउंड्री यहां पे कहीं पे हो. तो ऐसे केस में लाइन अंदर तो जा रही है बट बाहर निकल नहीं रही है क्योंकि बाहर की बाउंड्री कोई फिक्स्ड ही नहीं है ये साइड पे. तो वी विल से दैट यहां से फ्लक्स है, मतलब देयर इज फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फ्लक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज नॉट अ क्लोज्ड सरफेस. So for a closed surface we can say that if the charge is inside the surface it will contribute to flux, but if the charge is outside the surface then it will not contribute to flux. अब जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इसी से रिलेटेड है. गॉस लॉ ये कहता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. और एप्सिलन, अगर जो वैक्यूम है तो एप्सिलन नॉट, अगर जो कोई और मीडियम है तो एप्सिलन हो जाएगा. ओके, सो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये जैसे आपका क्लोज सरफेस हुआ, दिस इज नॉट अ क्लोज सरफेस. तो गॉस लॉ यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है. गॉस लॉ जो है वो यहां पे एप्लीकेबल है एंड इट सेज दैट द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन नॉट. सो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे 10 कूलम चार्ज है, यहां पे 20 कूलम चार्ज है. तो इन दिस केस फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस वुड बी इक्वल टू हाउ मच? क्लोज सरफेस, ओके, इट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलन नॉट, बट इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो 0 अपॉन एप्सिलन नॉट दैट इज 0.
एंड ये हमें पता भी है ना, चार्जेस विच आर आउटसाइड विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द फ्लक्स। तो ये दोनों चार्जेस ये सरफेस के बाहर है, तो दीज टू चार्जेस विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स, okay. Let's say if you have a surface which is of this type, 10 कूलम माइनस 4 कूलम प्लस 2 कूलम, ऐसे 3 चार्जेस हैं एंड बाहर 20 कूलम्स है। अब आपको फाइंड आउट करना है फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, फॉर्मूला यही होता है, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो हाउ मच इज चार्ज एनक्लोज्ड? इट इज इक्वल टू 10 minus 4 plus 2 divided by epsilon, okay. So 10 minus 4 is 6, 6 plus 2 8 by epsilon, और epsilon की वैल्यू आपको पता ही है, epsilon नॉट की वैल्यू पता है 8.85 into 10 raised to minus 12, okay. तो एप्सिलॉन की वैल्यू इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, अगर जो वैक्यूम है तो आप इसको एप्सिलॉन नॉट ही कंसिडर करोगे, सो दैट वुड बी द फ्लक्स। सो आई होप यू नाउ नो हाउ टू यूज द गॉस लॉ। गॉस लॉ टेल्स यू दैट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज सिंपली इक्वल टू चार्ज दैट इज प्रेजेंट इनसाइड इट। पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो कोई नेगेटिव चार्ज है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। सो इस केस में यू कैन सी दैट सारी फील्ड लाइंस ये सरफेस के अंदर आ रही है ना, ये वॉल्यूम के अंदर आ रही है। एंड प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कहा था फील्ड लाइंस जब अंदर आती है उनको हम लोग उस फ्लक्स को नेगेटिव कहा जाता है, एंड जब फील्ड लाइंस बाहर जाती है तो उस फ्लक्स को पॉजिटिव कहा जाता है। यहाँ पे सारी फील्ड लाइंस जो है वो ये अंदर ही आ रही है, तो इन दिस केस योर फ्लक्स विल बी नेगेटिव। सो नाउ आई कैन से नेगेटिव चार्ज विल प्रोड्यूस नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव चार्ज विल प्रोड्यूस पॉजिटिव फ्लक्स, ओके। नाउ फ्लक्स का हम लोगों ने और एक फॉर्मूला देखा हुआ है, वी नो दैट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, एंड वी नो दैट फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हो। अच्छा, आई होप इसमें कंफ्यूजन नहीं है। एप्सिलॉन कब देते हो आप? जब कोई और मीडियम होता है तो यू टेक इट एज एप्सिलॉन, बट व्हेन यू हैव वैक्यूम यू विल टेक इट एज एप्सिलॉन नॉट। मोस्ट ऑफ द टाइम वैक्यूम ही होगा तो आप एप्सिलॉन नॉट ही कंसिडर करोगे। जस्ट दैट बिकॉज मैं एक केस जनरल रख रहा हूं इसलिए मैं यहाँ पे एप्सिलॉन दे रहा हूं। तो फ्लक्स का एक डेफिनेशन ये है, फ्लक्स का दूसरा डेफिनेशन इज दिस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो अब इन दोनों को अगर जो LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो आई कैन राइट E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। बट वी नो दैट गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेस, ओके। तो क्लोज सरफेस है तो ये इंटीग्रल इज ओनली ट्रू, मतलब आप ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए कैलकुलेट करोगे। तो ये जो सर्कल है, द सर्कल रिप्रेजेंट्स क्लोज्ड सरफेस। सो ये जो गॉस लॉ का फॉर्म है यही हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करेंगे। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ds is area vector is equal to charge enclosed upon epsilon, okay। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो लेट्स से ये आपका सरफेस है, ओके। इस सरफेस का छोटा सा पार्ट कंसिडर करते हैं, मान लो ये इतना सा पार्ट कंसिडर करते हैं, ओके। ना इतने से पार्ट का एरिया वेक्टर जो होगा इट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, सो मान लो ये आपका एरिया वेक्टर है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कुछ चार्जेस मान लो अंदर है इसके, Q1, Q2, Q3, Q4। तो यहां पे जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो इस पॉइंट पे आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, लेट्स से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, ओके। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज नॉट जस्ट ड्यू टू दीज टू चार्जेस, हाँ,
ये पॉइंट पे जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस आउट देयर इन द यूनिवर्स। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट इज ड्यू टू दिस 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 एंड दिस। जस्ट दैट ये वाला चार्ज एंड ये वाला चार्ज विल नॉट कंट्रीब्यूट टू फ्लक्स, will not contribute to flux. That is flux due to this and due to this will be zero. बट यहां पे मतलब बेसिकली जब आप ये गॉस लॉ यूज करते हो तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इट इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस आउट देयर इन द यूनिवर्स। सो दिस इज electric field due to all the charges, okay, in the universe. ठीक है, अब इस गॉस लॉ को हम लोग यूज करना स्टार्ट करेंगे। आप ये कब यूज कर सकते हो? यू कैन यूज दिस टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन की टेक्निक यूज की थी एंड उसको यूज करके हम लोगों ने रिंग, डिस्क, रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट भी की थी। अब इसी को यूज करके अब हम लोग गॉस लॉ को यूज करके वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, यूनिफॉर्म शेल, कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल, इन सब के लिए ये फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो नाउ द फर्स्ट केस इज वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग इज बेसिकली योर मेटल स्फीयर। ओके, नाउ इन केस ऑफ मेटल्स हमें पता है कि जो चार्जेस होते हैं चार्जेस शुड ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस। हमने ये पढ़ा हुआ है कि फ्री चार्जेस जो होते हैं वो मेटल बॉडी के मेटल के कभी भी अंदर नहीं होते, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द सरफेस। सो आप इस मेटल स्फीयर पे यू आर पुटिंग अ चार्ज Q, सो चार्ज इज इक्वल टू Q एंड दिस चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस, on the surface. So charge can never be inside the surface for a conductor. किसी भी कंडक्टर के केस में जो फ्री चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस है, वो स्टेशनरी चार्जेस हमेशा सरफेस पे ही होंगे, वो कभी भी अंदर नहीं होंगे इसके। ठीक है, सो लेट्स से इस कंडक्टर पे, मेटल स्फीयर पे हमने चार्ज Q डाला हुआ है, ये पूरे सरफेस पे स्प्रेड आउट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट हो जाएगा। Okay, let's say the radius is r, तो इस केस में सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी, चार्ज डेंसिटी will be equal to charge which is Q divided by area of the sphere, that is 4 pi r square. This is basically sigma, surface charge density. Okay, अब हम लोग तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज आउटसाइड द स्फीयर, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ओके, सो फर्स्ट केस में, केस 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, the sphere। ठीक है, नाउ सो दैट से आपको यहां पे एक पॉइंट है एंड आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। नाउ यहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि ये आपका एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो एक टेक्निक तो इंटीग्रेशन वाली थी और दूसरी जो है मैंने आपको कहा था अभी हम लोग गॉस लॉ का यूज करेंगे। तो आप गॉस लॉ का यूज कैसे करोगे? गॉस लॉ हमें पता है, गॉस लॉ क्या होता है, इट इज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds is equal to charge enclosed upon epsilon। ये फॉर्मूला होता है ना गॉस लॉ का। तो गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए आपको गॉसियन सरफेस चाहिए, आपको एक क्लोज्ड सरफेस चाहिए, तभी जाके आप ये इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करोगे, क्योंकि गॉस लॉ जो है वो गॉस लॉ हमेशा क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। तो
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपको इस पॉइंट पे गॉस लॉ लगाना पड़ेगा, एंड गॉस लॉ लगाने के लिए हमें हमेशा एक सरफेस चाहिए होगा। तो आप सरफेस कैसा बनाओगे, आपको बेसिकली ऐसा सरफेस बनाना है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल दोस पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज इक्वल। ओके, आपको ऐसा सरफेस बनाना है सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस इज इक्वल। ओके, वो सरफेस कैसा होगा? नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड सारे पॉइंट्स पे इक्वल होने के लिए हर एक पॉइंट इस स्फीयर से ये जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे होना चाहिए। सो लेट्स से इफ दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, मतलब ये पॉइंट ये डिस्टेंस r पे है, तो हर एक पॉइंट इससे डिस्टेंस जब r पे होगा तो आप ये मान सकते हो कि हाँ हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम होगी। तो ऐसे आप सारे पॉइंट्स बनाओगे तो व्हाट यू विल गेट इज अ स्फीयर। ओके, एंड इस स्फीयर को कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ये इमेजिनरी सरफेस है, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है, एंड हम लोगों ने ये क्यों बनाया है? ताकि आप लोग गॉस लॉ अप्लाई कर सको। ठीक है, फाइन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, तो एटलीस्ट हमारा ये क्लोज सरफेस तो बन गया है। ये जो हमारा इस केस में गॉसियन सरफेस जो हमने बनाया है वो इस तरह से बनाया है ताकि सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी एटलीस्ट द मैग्नीट्यूड तो आप उसको इंटीग्रल साइन के बाहर निकाल पाओगे। ओके, सो गॉसियन सरफेस इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, मैंने आपको कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। याद है हम लोगों ने 2 लेक्चर्स पहले ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कंडक्टर का जो भी सरफेस होता है उसको परपेंडिकुलर ही होती है। ओके, तो अगर जो आप ये वाला पॉइंट देखोगे कंडक्टर का, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा ना, लेट मी ड्रॉ इट ओवर हियर। कंडक्टर का अगर जो आप ये पॉइंट देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन वो होगा वो ऐसा होगा, रेडियली आउटवर्ड्स, ताकि इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये फील्ड लाइंस ऐसी बेंड तो होंगी नहीं, सो दिस गो स्ट्रेट, इस तरह से निकल जाएंगी। सो यहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वुड बी रेडियली आउटवर्ड्स। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके, P, let's call this point as point P. So this is the direction of electric field. अब इस पॉइंट P पे आप अगर जो एक बहुत ही छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो, स्फीयर का छोटा सा एरिया कंसिडर करो, तो ये जो छोटा सा एरिया है यहाँ पे जो आपका एरिया वेक्टर होगा, ये एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ ही होगा, ds. So now both electric field and area vector both are outwards, radially outwards. So I can say electric field and ds are in same direction. Okay, so therefore theta is 0. अब जरूरी नहीं कि इसी पॉइंट पे ऐसा हो, आप अगर जो यहां पे कोई पॉइंट देते हो, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऐसे ही होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, एंड यहां पे आप छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो तो एरिया वेक्टर विल आल्सो बी आउटवर्ड्स। तो यहां पे भी और थीटा विल बी इक्वल टू 0। इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ऐसे हर एक पॉइंट पे, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे योर थीटा वुड बी इक्वल टू 0। सो योर थीटा इज कांस्टेंट। Moreover, all these points are at equal distance from the sphere, तो हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी by symmetry should also be constant. So I can say this is constant, and also electric field, the magnitude of electric field is also constant at all points on Gaussian surface. सी आप गॉसियन सरफेस कैसे चूज करोगे? सो बेस्ट तरीका ये होता है कि जो जैसा आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है
उसी के सिमेट्रिकल एक गॉसियन सरफेस बना दो। ओके, ताकि एडवांटेज ये है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, तो ये इसको आप कांस्टेंट बोल के बाहर निकाल सकते हो। या फिर दूसरा तरीका ऐसा होता है कि आपका सरफेस ऐसा होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर जो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस बनाने के दो तरीके हैं। आइदर यू कैन मेक इट सिमेट्रिकल विद दिस so that electric field at all points is same, or you can make Gaussian surface such that electric field and area vector are perpendicular to each other. यहां पे हमने जो Gaussian surface बनाया हुआ है that is symmetrical to this. Okay, so अब ये इसको Gauss law अप्लाई करता है। Okay, now Gaussian surface के लिए LHS फाइंड आउट करता है। It is E dot ds. So this is equal to integral of E into ds into cos theta. Now E जो है that is constant at all points and theta is 0, so cos 0 is always 1. So integral of ds. Now ऐसे सारे छोटे छोटे एरियाज को ऐड करते जाओगे तो ये आपका जो गॉसियन सरफेस है आपको उसका टोटल एरिया मिल जाएगा। So total area would be equal to E into 4 pi, गॉसियन सरफेस के लिए रेडियस आपकी स्मॉल आर है ना, सो 4 pi r स्क्वायर। ओके, अब हम लोग RHS निकालते हैं। RHS is simply equal to चार्ज enclosed upon epsilon। नाउ ये गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, जो भी चार्ज प्रेजेंट है वो स्पीयर पे ही प्रेजेंट है, एंड सारा का सारा स्पीयर जो है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर है ना, तो स्पीयर पे जो चार्ज है दैट इज क्यू, दैट एंटायर चार्ज इज एनक्लोज्ड इनसाइड दिस, सो चार्ज एनक्लोज्ड वुड बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। नाउ गॉस लॉ सेज LHS and RHS should be equal, so therefore E into 4 pi r square is equal to Q divided by epsilon. सो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट वुड बी इक्वल टू, ये सब नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। यू कैन सी दैट यहाँ पे हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया, वी हैव नॉट यूज्ड एनी अप्रोक्सीमेशन। एंड आपको जो ये फॉर्मूला मिल रहा है दिस इज सिमिलर टू अ पॉइंट चार्ज फॉर्मूला ना। आप इमेजिन करो कि इस स्फीयर के सेंटर पे आपने चार्ज क्यू रख दिया है, ये इतना चार्ज यहाँ पे रखा है, तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे नहीं, इसके वजह से यहाँ पे एट अ डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट। यही जो फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ही वो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। सो आई कैन नाउ राइट दिस, आई कैन से दिस, देयरफॉर for points outside the sphere, metal sphere, it behaves like point charge। ठीक है, फाइन। अच्छा, अब चाहिए तो आप ना Q को इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, करना हो तो आप Q को क्या कर सकते हो पता है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एप्सिलॉन, Q कैन बी रिटन एज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। सो आपको जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 4 पाई कट हो जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट केस दैट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड केस 2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर।
हाँ, सरफेस पे फाइंड आउट करने के लिए ये बस पॉइंट पी जो होगा ये सरफेस पे होगा। सो पॉइंट पी जब सरफेस पे होगा तो आपका जो ये गॉसियन सरफेस है वो भी आप छोटा कर दोगे। आप ये आपका गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाओगे। ओके, सो इन दैट केस ये जो आपका स्मॉल आर है दिस विल ऑल्सो बिकम इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर दैट इज कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर के लिए स्मॉल आर विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। I'll use the same formula. So E is equal to sigma into R square divided by epsilon. R can be written as capital R square. So this is sigma upon epsilon. ठीक है? So this is the electric field on the surface of the sphere. अब थर्ड केस हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड which is inside the sphere. Okay. Field inside the sphere. Okay, now how would you find out electric field inside the sphere? So if you consider a point which is inside the sphere, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करो। ओके, सो अगेन मैं क्या करता हूँ, मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूँ एंड गॉसियन सरफेस ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इसी के सिमेट्रिकल मैं बनाऊंगा ना, तो मेरा गॉसियन सरफेस जो होगा वो ऐसा होगा। ओके, नाउ बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जो है ये सारे पॉइंट्स यहां से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इन सारे पॉइंट्स पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगी। सो आई कैन राइट since electric field is same at all points, magnitude of electric field is same at all points of Gaussian surface okay, I can simply write, and यहां पे भी मैं यही कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसा ही होना चाहिए। तब इट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर जो होगा तो ऐसा ही होगा। एंड यहाँ पे आपका जो एरिया वेक्टर है दैट एरिया वेक्टर, आप अगर जो कोई भी एक छोटा सा एरिया कंसिडर करते हो तो आपका एरिया वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों अगर जो सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपका एंगल थीटा ही होगा। तो अब आपका एंगल थीटा जो होगा वो जीरो ही होगा। तो आपका ये जो इंटीग्रल होता है गॉस लॉ का E डॉट डी एस, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट से बाहर निकल जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस थीटा विल बी 1, बचेगा इंटीग्रल ऑफ डी एस। इंटीग्रल ऑफ डी एस विल बी इक्वल टू, इन सारे छोटे छोटे एरियाज को आप ऐड करते जाओगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ द स्फीयर, and area of the sphere is 4 pi r square। ठीक है, तो this becomes the LHS of the Gauss law। RHS of the Gauss law क्या होगा? This is charge enclosed upon epsilon naught या epsilon basically। Now how much is the charge present inside the Gaussian surface? आप देखोगे कि सारा का सारा चार्ज तो ये तो सरफेस पे ही है ना। मैंने आपको कहा है कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता। मेटल्स के केस में जो भी सारा फ्री चार्ज होता है वो हमेशा सरफेस पे ही प्रेजेंट होता है, अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो ये जो आपका गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड इज 0, कोई चार्ज ही नहीं है। सो आई राइट चार्ज एनक्लोज्ड is equal to 0, so this is equal to 0। अब दोनों को इक्वेट करो तो E into 4 pi r square is equal to 0, so therefore electric field is 0। So I can say this, the electric field inside the metal sphere is 0, जो obvious है। आपको याद है मैंने आपको कहा था कोई भी अगर जो मेटल है तो मेटल के अंदर वाले पॉइंट्स पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है।
क्योंकि बाहर से जो भी फील्ड आ रही है वो इस कंडक्टर को इतना पोलराइज कर देती है कि ये पोलराइजेशन के वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है वो एग्जैक्टली इसको कैंसल आउट कर देती है। करेक्ट। सो किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इससे ये प्रूव हो जाता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से दिस, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए ही सारे चार्जेस सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, अगर जो मान लो फ्री चार्जेस सरफेस पे नहीं हुए एंड फ्री चार्जेस जो है वो अंदर भी हुए, मान लो यहां पे भी फ्री चार्जेस है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ चार्ज एनक्लोज जीरो नहीं होगा ना, तो चार्ज एनक्लोज की कुछ वैल्यू आ जाएगी, कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी कुछ वैल्यू आ जाएगी। बट हमें ये तो पता ही है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी जीरो, तो विच मीन्स चार्ज कैन नॉट बी प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। चार्ज जो होता है वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे ही होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, फाइन, ओके, प्लीज गो थ्रू दिस वंस अगेन। ये आज का ये जो लेक्चर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग और गॉस लॉ के अलग अलग केसेस और अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कंसिडर करेंगे एंड वहां पे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, फाइन, थैंक यू।